हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनीता। आप सभी लोगों का स्टडी विथ अनीता पे स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं और उनके प्रकारों के बारे में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी द्रवित व्यंजन किसे कहते हैं, आगत वर्ण क्या है, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, वर्ण विच्छेद इत्यादि के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि द्रवित व्यंजन किसे कहते हैं। द्रवित का शाब्दिक अर्थ होता है दोहरा, अर्थात दोहरा, अपने आप को वो डबल बार लाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ लज्जा या सज्जन, इसमें जो वर्ण है, जो ज है, वो एक पूरे 2 बार आ रही है। लज्जा में ल जो है 2 बार प्रयोग की जा रही है। तो द्रवित व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वर रहित व्यंजन का जब समान स्वर सहित व्यंजन से मिलन या मिलाप होता है तो उन्हें द्रवित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बता ही दिया, लज्जा, सज्जन, कच्चा, पक्का इत्यादि। ठीक है, एक चीज इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जानेंगे कि जितने भी हमारे वर्ग हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, प्रत्येक वर्ग के दूसरे वर्ण का द्रवित नहीं होता है, केवल और केवल क्या होता है? संयोग होता है। जैसे मैं कहूँ मक्खी, मक्खी में आधा क और पूरा ख है, तो ये द्रवित नहीं है, ये इनका संयोग है। मक्खी, इच्छा और स्वच्छता, ये ऐसे शब्द हैं जिनका द्रवित नहीं होता, इनका केवल और केवल संयोग होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हम लोग जानते हैं जिसका नाम है आगत वर्ण। आगत वर्ण क्या है? आगत का शाब्दिक अर्थ होता है बाहर से आई हुई कोई चीज, बाहर से आई हुई कोई वस्तु। हिंदी में बहुत सारे ऐसे वर्ण हैं जो दूसरी भाषाओं से ग्रहण किए गए हैं। ऐसी ध्वनियों या वर्णों को आगत ध्वनि या वर्ण कहते हैं। ये आगत जो वर्ण है या ध्वनियां हैं, ये भी 2 प्रकार की होती है, स्वर आगत और व्यंजन आगत। स्वर आगत के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिया जाता है। ठीक है, इसमें जैसे हॉस्पिटल, ठीक है, डॉक्टर, बाल, ठीक है, ये जैसे शब्द हैं वो क्या है? स्वर आगत वर्ण है। उसी प्रकार व्यंजन आगत वर्ण को देखेंगे। व्यंजन आगत वर्ण के अंतर्गत अरबी और फारसी के शब्दों को लिया जाता है। जैसे मैं कहूँ मजाक, सजा, सफर, ठीक है, ये इन शब्दों में जो ज और फ आ रहे हैं, ये जो है अरबी और फारसी के शब्द हैं और इन्हें व्यंजन आगत वर्ण कहते हैं। व्यंजन आगत वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ज और फ जो है वो व्यंजन है। और स्वर आगत वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें आ की प्रोनाउंसिएशन होता है, आ का उच्चारण होता है, इसलिए इन्हें आगत स्वर आगत वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब अगली चीज हम लोग जानते हैं अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? तो उन ध्वनियों को अनुस्वार कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु केवल और केवल नाक से निकलती है, तो उन्हें अनुस्वार कहते हैं। हिंदी में जितने भी वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण के स्थान पर हम बिंदी का प्रयोग करते हैं, वही क्या है? अनुस्वार है। अनुस्वार के जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, समान शब्द में जैसे अंक लिखना है तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अगर हम अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं तो वो आ के ऊपर बिंदी लग जाती है, वो अंक हो जाता है। उसी प्रकार ठंडा, ठंडा लिख रहे हैं तो इसका जो विस्तारित रूप होगा वो ठंडा, पूरे मतलब ड़, और जब उसका अनुस्वार का प्रयोग कर देंगे तो केवल और केवल जो है ठ पे एक बिंदी लग जाएगी और वो हो जाएगा ठंडा। ठीक है, तो अनुस्वार क्या है? वे ध्वनियां जिनके उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है, उन्हें अनुस्वार ध्वनि कहते हैं। अनुस्वार जो है सदैव स्वर के बाद आते हैं। ठीक है, और अनुस्वार जो है ऐसे लिखे जाते हैं, बिंदी के रूप में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब अगली जो चीज आती है उसे अनुनासिक कहते हैं। जब
वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों स्थानों से निकलती है तो उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक को आप लोग सामान्यतः चंद्र बिंदी के रूप में जानते हैं और अनुस्वार को केवल और केवल बिंदी के रूप में दर्शाया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो अनुनासिक में क्या होता है, चंद्र बिंदी, जैसे हाँ, हंसी, ठीक है, चांद, चांदनी, बांध, बूंद, इन शब्दों में जो चंद्र बिंदी है वही अनुनासिक है। अनुनासिक की खास विशेषता एक मैं बता दूं आप लोगों को, जब किसी भी व्यंजन के ऊपर कोई मात्रा लगी हुई हो, जैसे कि रेंगना, तो वहां पर अनुनासिक के स्थान पर केवल और केवल बिंदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैं फिर से आपसे कह दूं, जब किसी व्यंजन के ऊपर कोई मात्रा लगी हो, जैसे मैंने कहा मैंने, मैं, ठीक है, रेंगना, सौंफ, कोपल, ये ऐसे शब्द हैं जिनके ऊपर, व्यंजन के ऊपर कोई मात्रा लगी हो, तो वहां पे अनुनासिक का प्रयोग ना करके केवल और केवल बिंदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब जो अगली जो चीज है उसे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग क्या है, तो संस्कृत के शब्दों का जब हिंदी में प्रयोग होता है, अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। वही तत्सम शब्दों को विसर्ग कहते हैं। इनमें इनका जो उच्चारण होता है वो उनके उच्चारण में ह आता है, जैसे समानतः, प्रातः, प्रायः, निसंकोच। ठीक है, ये ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन इन्हें हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं और इनमें दो बिंदी के रूप में दर्शाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो विसर्ग है, ऐसे ऐसे दो बिंदी लगी रहती है बीच में, वो क्या है, विसर्ग है। इनका उच्चारण कैसे होता है, ह की तरह होता है। विसर्ग जो है हमेशा स्वर के बाद आते हैं और इनके बाद, विसर्ग के बाद सदैव कोई ना कोई व्यंजन का प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा निसंदेह है, निसंदेह, निसंकोच, प्रातः, प्रातः कहा। ये जो शब्द हैं, ये सारे शब्द जो हैं विसर्ग के हैं और ये सारे शब्द जो हैं संस्कृत के हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो नंबर पे है वो वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या है, ठीक है, वर्ण विच्छेद का शाब्दिक अर्थ होता है अलग अलग करना, अर्थात पृथक पृथक करना। ठीक है, जब हम किसी भी शब्द को, उनके वर्णों को अलग अलग करते हैं तो वो वर्ण विच्छेद है। वर्ण विच्छेद जो है शब्द की संरचना को समझने के लिए परम आवश्यक है। ठीक है, वर्ण विच्छेद के द्वारा ही आप किसी भी शब्द की संरचना या बनावट को समझ पाते हैं। अगर मैंने कहा कमल, कमल है, ठीक है, कमल, लेकिन कमल जो है ये इसका सही वर्ण विच्छेद अगर मैं करूं तो क के बाद अ आएगा, ठीक है, अ के बाद म के बाद फिर अ, फिर ल और फिर अ, ये इसका सही वर्ण विच्छेद है। तो वर्ण विच्छेद में क्या करते हैं, वर्ण विच्छेद के ज्ञान के द्वारा ही हम किसी भी शब्द की संरचना को समझ पाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को सभी चीजें बता दी, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और वर्ण विच्छेद, आगत, द्रवित इत्यादि के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दूसरे प्रकार की वर्णमाला बताऊंगी। यहाँ पर एक प्रकार की वर्णमाला जो है पूरी होती है, अगले वीडियो में मैं आपको दूसरे प्रकार की वर्णमाला को बताऊंगी। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।